Hello, this is Shirin Khan, your English instructor. Welcome to my channel English Connect, where we learn anything and everything about English. Today's topic detailed explanation of On Saying Please, Part 2. In On Saying Please Part 1, I have already explained the first half of the lesson. The explanation of the remaining lesson will be given in this video. The link for the On Saying Please Part 1 is given in description box. So watch it. Let's start. On Saying Please. No doubt यह लेसन समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये कोई स्टोरी नहीं है. यहाँ राइटर ने अपने थॉट्स रखे हैं, अपने विचार रखे हैं on value of good manners. I have explained each and every line. हर डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग हिंदी में दिए गए हैं so that you understand in a better way. इस वीडियो को 2 से 3 बार देखो. Pay attention and then I am sure you will find this lesson easy. It is not therefore with any feeling of unfriendliness to conductors as a class that I pay tribute to a particular member of that class. राइटर कहते हैं कि यहाँ मैं एक पर्टिकुलर कंडक्टर के सम्मान में कुछ कहने जा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये ना निकाला जाए कि बाकी जो कंडक्टर्स हैं उनके लिए मेरे मन में कोई गलत फीलिंग्स या दुश्मनी इस तरह की कोई चीज़ है. I first became conscious of his existence one day when I jumped onto a bus and found that I had left home without any money in my pocket. मैंने इस कंडक्टर के बारे में उस दिन जाना जब मैं एक बस में चढ़ा और चढ़ने के बाद मुझे पता चला कि मैं अपना पॉकेट घर पर ही भूल आया था. Everyone has had the experience and knows the feeling, the mixed feeling which the discovery arouses. अब इस तरह का एक्सपीरियंस हर किसी को आता है और सबको पता है कि ऐसे सिचुएशन में किस तरह की फीलिंग होती है. एक मिक्स्ड फीलिंग का एहसास होता है जब हमें ये पता चलता है. यहाँ डिस्कवरी से मतलब है इस बात का पता चलना कि हम पैसे घर पर भूल आए. यू आर अनॉयड बिकॉज यू लुक लाइक अ फूल एट द बेस्ट एंड लाइक अ नेव एट द वर्स्ट. अब यहाँ पर राइटर उस मिक्स्ड फीलिंग को और ज़्यादा क्लियर कर रहे हैं. हम हैरान होते हैं. अगर अच्छे एंगल से देखा जाए तो हमें लगता है कि हम बेवकूफ़ दिखाई दे रहे हैं. बेवकूफ़ इसलिए कि अगर हमें पता है कि हमें बस में जाना है तो हमारे पास पैसे होना चाहिए, और अगर गलत एंगल से देखा जाए तो हम एक नेव की तरह दिखाई देते हैं, जिसका मतलब होता है चीट करने वाला. ऐसा भी समझा जा सकता है कि इसे टिकट के पैसे बचाने थे इसलिए ये बहाना कर रहा है. You would not be at all surprised if the conductor eyed you coldly as much as to say, "Yes, I know that staid old trick. Now then, off you get." और आपको बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी अगर कंडक्टर आपको देखता है और बहुत ही टॉन्ट करते हुए कहता है क्या हाँ मुझे पता है, ये पुरानी हो चुकी ट्रिक्स मुझ पर मत आजमाओ. स्टील का मतलब होता है बासी, जो बहुत पुराना हो चुका है. और फिर वो कहता है कि ठीक है अब बस से उतर जाओ. And even if the conductor is a good fellow and lets you down easily, you are faced with the necessity of going back and the inconvenience, perhaps, of missing your train or your engagement. और अगर कंडक्टर एक अच्छा इंसान हो भी और वो कुछ हमें कहे भी नहीं और बड़ी आसानी से अगर वो उतरने भी देता है, तब भी हमें परेशानी का सामना करना ही पड़ता है. हमें फिर वापस जाना पड़ता है और हो सकता है कि इस चक्कर में हमारी ट्रेन मिस हो जाए या कोई हमारा जो काम है या टास्क है, या एंगेजमेंट का मतलब है काम या टास्क, तो जो हम काम करने जाने वाले थे वो शायद हमसे मिस हो जाए. Having searched my pockets in vain for stray coppers and having found I was utterly penniless, I told the conductor with as honest a face as I could assume that I couldn't pay the fare and must go back for money. राइटर लगातार अपने पॉकेट में पैसे ढूंढ रहे थे कि शायद कहीं कोई कॉपर मिल जाए, लेकिन वो बेकार था सब. कॉपर्स का मतलब यहाँ पर तांबे के सिक्के. और राइटर को पता चलता है कि उनके पास कुछ भी पैसे नहीं हैं. उसके बाद राइटर अपने चेहरे पर जितनी ईमानदारी ला सकते थे
लाते हैं और वो ईमानदार चेहरा लेकर कंडक्टर से कहते हैं, मैं किराया नहीं दे सकता और मुझे पैसे लाने के लिए वापस जाना होगा। ओह, यू नीडंट गेट ऑफ, दैट्स ऑल राइट सेड ही। ऑल राइट सेड आई, बट आई हैवंट अ कॉपर ऑन मी। कंडक्टर ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है उतरने की। गेट ऑफ का मतलब होता है उतरने की। ठीक है, पैसे अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। राइटर ने कहा, लेकिन मेरे पास एक भी तांबे का सिक्का नहीं है। ओ, आई बुक यू थ्रू, ही रिप्लाइड। वेयर डू यू वांट टू गो? कंडक्टर ने बड़ी आसानी से कहा कि मैं फिर भी टिकट निकाल लूँगा, बताओ कहाँ जाना है। एंड ही हैंडल्ड हिज बंडल ऑफ टिकट्स विद द एयर ऑफ अ मैन who was prepared to give me a ticket for anywhere from the bank to Hong Kong। और कंडक्टर ने इस तरह से अपने टिकट के बंडल को घुमाया जैसे कि वो मुझे कहीं के लिए भी टिकट दे सकता था, चाहे वो फिर बैंक से हांगकांग हो। बैंक लंदन में एक जगह है। राइटर को ऐसे लगा कि वो इतने इजीली कह रहा था कि अगर राइटर बोलते कि हांगकांग की टिकट चाहिए तब भी वो दे देता। आई सेड इट वॉज वेरी काइंड ऑफ हिम एंड टोल्ड हिम where I wanted to go, and as he gave me the ticket I said, but where shall I send the fare? और राइटर ने उसका बहुत एहसान माना और बताया कि राइटर को कहाँ जाना है। और जब कंडक्टर राइटर को टिकट देने लगा, राइटर ने कहा, अब ये बताओ कि मैं ये किराया कहाँ भेजूँ? Oh, you'll see me someday, all right, he said cheerfully. He turned to go. और कंडक्टर ने जाते जाते बड़े हंसते हुए कहा कि किसी न किसी दिन मुझसे मिलोगे तब दे देना। And then luckily my fingers still wandering in the corner of my pockets lighted on a shilling and the account was squared। और फिर अचानक लकीली ऑदर के फिंगर्स जो अभी भी पॉकेट्स के कॉर्नर में पैसे को तलाश रही थी, उन फिंगर्स को एक शिलिंग लगी। अब शिलिंग भी एक करेंसी होती है। राइटर ने वो शिलिंग निकाला और जो उनका हिसाब किताब था वो चुकता कर दिया। बट दैट फैक्ट डिड नॉट लेसन द ग्लो ऑफ प्लेजर विच सो गुड नेचर्ड एन एक्शन हैड गिवन मी। राइटर ने पैसे तो दे दिए, लेकिन कंडक्टर के इस अच्छे बर्ताव से राइटर के चेहरे पर जो एक खुशी की चमक आई थी वो उससे कम नहीं हुई। कहीं ना कहीं राइटर वॉज सो हैप्पी। कहीं ना कहीं राइटर को कंडक्टर की इस गुड मैनर से, एक अच्छे बिहेवियर से बहुत खुशी हुई थी। A few days after, my most sensitive toe was trampled on rather heavily as I sat reading on the top of a bus। कुछ दिनों बाद राइटर बस के टॉप पर बैठकर पढ़ रहे थे। यहाँ टॉप ऑफ अ बस, यहाँ जो बस है वो डबल डेकर बस है और टॉप ऑफ अ बस का मतलब है उस डबल डेकर बस के ऊपरी हिस्से में। जब राइटर रीडिंग कर रहे थे, अचानक राइटर का अंगूठा जो कि बहुत सेंसिटिव था कुचला गया और बहुत जोर से कुचला गया। आई लुक्ड अप विद सम एंगर एंड मोर एगनी एंड सॉ माई फ्रेंड ऑफ द चीयरफुल काउंटेनेंस। और जैसे ही राइटर ने गुस्से से और बड़े दर्द से ऊपर देखा तो उन्होंने पाया कि उनका फ्रेंड जो कंडक्टर वो अपने हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ खड़ा था। सॉरी सर, ही सेड, आई नो दीज आर हेवी बूट्स got them because my own feet get trod on so much and now I am treading on other people's। कंडक्टर ने उसी वक्त माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे पता है कि मेरे बूट्स जो है वो बहुत हेवी है, बहुत भारी है। मैंने इन्हें इसलिए ख़रीदे क्योंकि मेरे पैर खुद कई बार कुचले जाते थे और अब देखिए, अब मैं दूसरे लोगों के पैर कुचल रहा हूँ। कंडक्टर ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपको ज़्यादा चोट नहीं पहुंची। He had hurt me, but he was so nice about it that I assured him he hadn't। Actually, राइटर को बहुत दर्द हुआ था, चोट पहुंची थी, बट कंडक्टर इतना अच्छा था कि राइटर ने उसे पूरा भरोसा दिलाया कि उन्हें किसी भी तरह की चोट नहीं हुई है। After this, I began to observe him whenever I boarded his bus and found a curious pleasure in the constant good nature of his bearing। उसके बाद जब भी राइटर उस कंडक्टर के बस में होते तो उसको ऑब्जर्व करते रहते, उस पर नज़र रखते और राइटर ने पाया कि कंडक्टर के इस हमेशा अच्छे बिहेवियर में एक अजीब सी खुशी थी। बियरिंग का यहाँ मतलब है बिहेवियर। He seemed to have an inexhaustible fund of patience
and a gift for making his passengers comfortable. ऐसा लगता था मानो कि कंडक्टर के पास कभी न ख़त्म होने वाली सहनशीलता है, धैर्य है, और ऐसा लगता था कि कंडक्टर को एक गिफ्ट मिला है, उसे लोगों को खुश रखना आता था. I noticed that if it was raining, he would run up the stairs to give someone the tip that there was room inside. ऑदर ने नोटिस किया कि अगर बारिश होती तो वो दौड़ते हुए सीढ़ियों पर से ऊपर आता, ऊपर यहाँ डबल डेकर बस का ऊपरी हिस्सा, दौड़ते हुए ऊपर आता और कहता कि नीचे जगह है. With old people he was as considerate as a son and with children as solicitous as a father. बूढ़ों के साथ वो एक बहुत ही समझदार बेटे की तरह रहता और बच्चों के साथ वो एक केयरिंग फादर की तरह रहता. सॉलिसिटस यानी चिंता करने वाला, केयरिंग. ही हैड एविडेंटली अ पेक्यूलियरली वार्म प्लेस इन हिज हार्ट फॉर यंग पीपल एंड ऑलवेज इंडल्ज्ड इन सम मैरी जेस्ट विद देम. यंग लोगों के लिए उसके दिल में ख़ास जगह थी और वो उनके साथ हमेशा हंसी मजाक करता रहता. If he had a blind man on board, it was not enough to set him down safely on the pavement. अगर उसकी बस में कोई अंधा इंसान होता तो वो इतना ही काफ़ी नहीं होता उसके लिए कि वो उसे सुरक्षा के साथ पेवमेंट तक उतार दें. पेवमेंट का मतलब फुटपाथ. He would call to Bill in front to wait while he took him across the road or round the corner or otherwise safely on his way. वो बिल को आवाज़ देता जो बस का ड्राइवर होता और उससे कहता रुकने के लिए, और जब तक उस अंधे इंसान को रोड पार करा देता या अगर उसे किसी चौक पर कहीं कोने में जाना होता तो वहाँ तक पहुँचाता. In short, I found that he irradiated such an atmosphere of good temper and kindliness that a journey with him was a lesson in natural courtesy and good manners. शॉर्ट में अगर कहा जाए तो राइटर कहते हैं कि मैंने देखा कि वो कंडक्टर अपने अच्छे नेचर से, अपनी दयालु स्वभाव से आसपास के पूरे माहौल को अच्छा बना देता और उसके साथ किया हुआ सफ़र एक तरह से लेसन था अच्छे मैनर्स पे और अच्छे बिहेवियर पर. कंडक्टर के साथ रहते हुए कोई भी उससे कुछ न कुछ अच्छा सीख लेता. What struck me particularly was the ease with which he got through his work. राइटर को कंडक्टर की अगर कोई बात प्रभावित करती थी तो वो ये थी कि वो कितनी आसानी से अपना काम कर लेता. If bad manners are infectious, so also are good manners. अगर bad manners infectious है अगर कोई डिसीज़ infectious होती है मतलब वो डिसीज़ फैलती है एक इंसान से दूसरे से तीसरे, तो इसी तरह बैड मैनर्स अगर फैलते हैं तो गुड मैनर्स भी फैलते हैं एक से दूसरे से तीसरे. इफ़ वी एनकाउंटर इनसिविलिटी मोस्ट ऑफ अस आर एप्ट टू बिकम अनसिविल, बट इट इज़ एन अनयूजुअली अनकाउथ पर्सन हु कैन बी डिसएग्रीएबल विद सनी पीपल. अगर हम बदतमीज़ी का सामना करते हैं, इनसिविलिटी यानी बदतमीज़ी, अगर हम बदतमीज़ी का सामना करते हैं तो प्रोबेबल है कि हम भी बदतमीज़ बन जाए. लेकिन अगर किसी खुश इंसान, सनी पर्सन, सनी पीपल का मतलब प्रसन्नचित इंसान, खुश मिजाज इंसान, लेकिन अगर किसी खुश मिजाज इंसान से भी कोई बदतमीज़ी करता है तो इसका मतलब वो गंवार है, वो अनपढ़ है. इट इज़ विद मैनर्स एज विद द वेदर. जिस तरह वेदर काम करते हैं उसी तरह से मैनर्स भी काम करते हैं. अगर वेदर अच्छा हो तो हमारा मूड अच्छा होता है, हमें अच्छा लगता है, और अगर वेदर बुरा हो तो हमें भी चिड़चिड़ापन महसूस होता है. तो सेम मैनर्स के साथ है. Nothing clears up my spirits like a fine day, said Keats, and a cheerful person descends on even the gloomiest of us with something of the benediction of a fine day. कीट्स जो एक बहुत फेमस पोइट है, उन्होंने कहा था, मेरी रूह को, मेरी आत्मा को कोई बेहतर बनाता है तो वो है एक अच्छा दिन. और इसी तरह एक खुश मिजाज इंसान, एक हमेशा खुश रहने वाला इंसान उदास इंसान की लाइफ में इस तरह उतरता है जैसे कि वो एक बहुत अच्छे दिन का आशीर्वाद हो, एक बहुत अच्छे दिन के जैसे उसका असर उस इंसान पर पड़ता है.
And so it was always fine weather on the polite conductor's bus, and his own civility, his conciliatory address and good humored bearing infected his passengers. और इसलिए उस पोलाइट कंडक्टर के बस में मौसम जो रहता था, माहौल जो रहता था, वो बहुत अच्छा रहता था। और उसके अच्छे बिहेवियर से, उसके दोस्त बनाने वाली नेचर की वजह से, वो जिस तरह लोगों से बात करता और उसके बहुत ही मजाकिया नेचर, ये सभी चीज़ें उसके पैसेंजर्स तक भी फैलती थी और उसके पैसेंजर भी वैसे ही हो जाते। इन लाइटनिंग द स्पिरिट्स ही लाइटेंड हिज ओन टास्क। और ये कंडक्टर उन पैसेंजर्स का मूड अच्छा करता और साथ ही अपना काम भी हल्का कर लेता। अगर पैसेंजर्स अच्छे मूड में है तो ऑब्वियसली उसे काम करने में आसानी होती। His gaiety was not a wasteful luxury but a sound investment. उसकी जो खुश मिजाजी थी वो कहीं भी वेस्ट नहीं होती थी, वो इनफैक्ट एक तरह से एक सही इन्वेस्टमेंट था। अपने जॉब में वो अपने अच्छे मैनर्स का एक इन्वेस्टमेंट कर रहा था जिसका उसे रिटर्न मिलता था, और वो रिटर्न ये था कि वो बेहतर तरीके से काम कर पाता, क्योंकि माहौल वो बेहतर रखता था, माहौल बहुत अच्छा रखता था। I have missed him from my bus route of late, but I hope that only means that he has carried his sunshine on to another road. राइटर कहते हैं कि आजकल मुझे वो कंडक्टर मेरे रास्ते पर नहीं दिखाई देता, बट मुझे उम्मीद है कि वो जहाँ कहीं भी होगा, जिस रोड पर भी होगा, वो अपने अच्छे नेचर से, अपने अच्छे बिहेवियर से चारों तरफ खुशियाँ फैला रहा होगा। सनशाइन का मतलब यहाँ खुशी भी है। इट कैन नॉट बी टू वाइडली डिफ्यूज्ड इन अ रादर ड्रैप वर्ल्ड। डिफ्यूज का मतलब होता है फैलना, और ड्रैप का मीनिंग है नीरस या डल। कंडक्टर अपने अच्छे बिहेवियर से अपने चारों तरफ अच्छा माहौल बनाता था, पर इस नीरस डल दुनिया में ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा फैलती नहीं हैं। एंड I make no apologies for writing a panegyric on an unknown bus conductor. मैं इस बात के लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा कि मैंने एक अनजान बस कंडक्टर पर पैनेजिरक लिखा है। पैनेजिरक का मतलब होता है जब हम किसी की तारीफ़ में कुछ लिखते हैं या कोई भाषण देते हैं, कोई स्पीच देते हैं, उसे पैनेजिरक कहा जाता है। सो राइटर को इस बात का अफसोस नहीं है कि उन्होंने किसी अनजान बस कंडक्टर की तारीफ़ की है। यहाँ पर राइटर वर्ड्सवर्थ का रेफरेंस देते हैं। वर्ड्सवर्थ वॉज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इफ़ वर्ड्सवर्थ could gather lessons of wisdom from the poor leech gatherer on the lonely moor। अब यहाँ पर राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि एक बहुत बड़े पोएट है, उनका रेफरेंस दे रहे हैं, उनका एग्जाम्पल देते हैं कि अगर वर्ड्सवर्थ एक बहुत ही गरीब लीज गैदरर से कुछ अक्ल की बातें, कुछ अच्छी बातें सीख सकते हैं। अब यहाँ पर लीज गैदरर का मतलब है वो जो जौक जमा करता है। जौक पानी में पाई जाती है और वो खून चूसती है। सो वर्ड्सवर्थ की एक फेमस पोयम है लीज गैदरर, जहाँ पर वर्ड्सवर्थ उस लीज गैदरर की तारीफ़ करते हैं और बहुत कुछ उससे सीखते हैं। I see no reason why lesser people should not take lessons in conduct from one who shows how a very modest calling may be dignified by good temper and kindly feeling। मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं हम उन लोगों से भी सीख सकते हैं जो बहुत छोटा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने उस छोटे से काम को बहुत बड़ा बना दिया है अपने अच्छे नेचर से, अपने अच्छे बर्ताव से। और हमें इन लोगों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है और सीखना चाहिए। It is a matter of general agreement that the war has had a chilling effect upon those little everyday civilities of behavior that sweeten the general air। राइटर कहते हैं कि इस बात से सभी एग्री करेंगे कि लड़ाई ने, वॉर ने, अब यहाँ वॉर से मतलब है वर्ल्ड वॉर ने हमारी जो एवरीडे सिविलिटीज़ है, रोज़ की लाइफ में, डेली लाइफ में यूज़ होने वाले जो हमारे मैनर्स हैं, जिनसे कि हमारे आसपास का माहौल अच्छा होता है, हमारे ऐसे मैनर्स पर
वॉर का एक बहुत ही गलत असर हुआ है। चिलिंग इफेक्ट मतलब फ्राइटनिंग इफेक्ट, डरा देने वाला असर हुआ है। We must get those civilities back if we are to make life kindly and tolerable for each other. अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी लाइफ फिर से अच्छी बने, टॉलरेबल बने, हम एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें, तो हमें उन मैनर्स को वापस लाना होगा। We cannot get them back by invoking the law. और इसके लिए, इन मैनर्स को लाने के लिए हम लॉ का सहारा नहीं ले सकते, ये हमें खुद करना होगा। द पुलिसमैन इज अ नेसेसरी सिंबल एंड द लॉ इज अ नेसेसरी इंस्टीट्यूशन फॉर अ सोसाइटी दैट इज स्टिल समवॉट लोअर दैन द एंजल्स। पुलिसमैन जो है वो प्रतीक है, एक मार्क है, और लॉ यानी कानून ये एक इंस्टीट्यूशन है, संस्था है समाज के लिए। वो समाज जहाँ आज भी इंसान रहते हैं, और वो इंसान कैसे है, दे आर लोअर देन द एंजल्स। एंजल्स यानी कि फरिश्ते, ये परफेक्शन की के सिंबल है। ये एंजल्स जो होते हैं वो परफेक्ट होते हैं, उनमें कोई फॉल्ट नहीं होता, उनमें कोई बुराई नहीं होती। बट ह्यूमंस, इंसान जो है वो एंजल्स से लोअर है, मतलब इंसानों में बुराइयां हैं, इंसान गलतियां करते हैं, और हमारे समाज में ऐसे ही इंसान रहते हैं। बट द लॉ कैन ओनली प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट मटेरियल अटैक। कानून हमें प्रोटेक्ट कर सकता है किसके अगेंस्ट? मटेरियल अटैक, मतलब कि फिजिकल अटैक, ऐसा अटैक जो दिखाई देता है, ऐसा अटैक जिसका हमें असर दिखता है। अगर कोई हमें मारे तो वो होगा मटेरियल अटैक, क्योंकि उस मारने का असर दिखाई दे रहा है। बट अगर हमारे कोई मन को ठेस पहुंचाता है, वो अटैक मटेरियल अटैक नहीं है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। तो राइटर कहते हैं कि लॉ हमें ऐसे फिजिकल अटैक से ही बचाता है। नॉर विल द लिफ्टमैन्स वे ऑफ मीटिंग मॉरल अफ्रंट बाय फिजिकल वायलेंस हेल्प अस टू रिस्टोर द सिविलिटीज। और ना ही इस मॉरल अफ्रंट मतलब जो बेइज्जती या नैतिक अपमान जो होता है, उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए हमें जो लिफ्टमैन का तरीका है, जो लिफ्टमैन ने फिजिकल वायलेंस का तरीका अपनाया था, वो भी हमारी मदद नहीं करेगा। अगर हमें सिविलिटीज़, अगर हमें हमारे अच्छे बिहेवियर वापस लाना है, तो किसी तरह का फिजिकल वायलेंस हेल्प नहीं करेगा। I suggest to him that he would have had a more subtle and effective revenge if he had treated the gentleman who would not say please with elaborate politeness. राइटर कहते हैं कि मैं लिफ्टमैन को ये सुझाव देना चाहूँगा कि वो एक बहुत अच्छा रिवेंज ले सकता था अगर उसने उस जेंटलमैन जिसने प्लीज़ कहने से मना किया था, उस जेंटलमैन को बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस के साथ बिहेव किया होता तो he would have had the victory not only over the boor but over himself, and that is the victory that counts. और ऐसा करने से, उससे ज़्यादा पोलाइटली बिहेव करने से, न वो सिर्फ उस गवार पे जीत हासिल करता बट अपने आप पर भी जीत हासिल करता, और अपने आप पर जो जीत है वो ज़्यादा मायने रखती है, वो ज़्यादा असर करती है। द पोलाइट मैन मे लूज द मटेरियल एडवांटेज बट ही ऑलवेज हैज़ द स्पिरिचुअल विक्ट्री। पोलाइट मैन जो होता है उसे भले ही मटेरियल एडवांटेज ना मिलता हो, दिखाई देने वाला फ़ायदा ना मिलता हो, पर उसे हमेशा एक तरह की आत्मिक जीत मिलती है, एक तरह से रूहानी जीत उसकी होती है। आई कमेंड टू द लिफ्टमैन अ स्टोरी ऑफ चेस्टरफील्ड। मैं लिफ्टमैन को चेस्टरफील्ड की स्टोरी बताना चाहूँगा। चेस्टरफील्ड एक बहुत बड़े राइटर थे। इन हिज टाइम द लंडन स्ट्रीट्स वर विदाउट द पेवमेंट्स ऑफ टुडे एंड द मैन हु टुक द वॉल हैड द ड्राइएस्ट फुटिंग। उन दिनों लंदन के रास्तों पर फुटपाथ नहीं हुआ करते थे जैसे कि आज होते हैं, और वो इंसान हु टुक द वॉल मतलब रोड के किनारे एक छोटी सी दीवार बनी होती थी, और जो भी इंसान उस दीवार पर रहता था उसके पैर सूखे रहते थे, और वो दीवार बहुत
नैरो होती थी, बहुत कम चौड़ी होती थी। I never give the wall to a scoundrel, said a man who met Chesterfield one day in the street. और एक दिन चेस्टरफील्ड जा रहे थे रास्ते से, उस वॉल से सामने आते हुए एक आदमी, वो भी उस वॉल पर से ही आ रहा था, उसने चेस्टरफील्ड से कहा कि मैं किसी बदमाश को वॉल नहीं देता, मतलब कि मैं तुम्हारे लिए वॉल से नहीं उतरूंगा। आई ऑलवेज डू, सेड चेस्टरफील्ड स्टेपिंग विद अ बाउ इनटू द रोड। चेस्टरफील्ड ने कहा कि पर मैं देता हूँ, और इसी के साथ वो रोड पर आगे बढ़कर थोड़ा झुक गए। यहाँ चेस्टरफील्ड का मतलब था, भले ही तुम बदमाशों को वॉल न देते हो, पर मैं देता हूँ। इस तरह से चेस्टरफील्ड ने बिना कुछ कहे उस इंसान को बदमाश भी कह दिया था। I hope the liftman will agree that his revenge was much more sweet than if he had flung the fellow into the mud. मुझे पूरी उम्मीद है कि लिफ्टमैन इस बात से एग्री करेंगे कि चेस्टरफील्ड का ये बदला ज़्यादा अच्छा था, इसके बजाय कि वो उस इंसान को मिट्टी में फेंक देते, उस इंसान से लड़ते कि नहीं मुझे वॉल चाहिए, उसे मिट्टी में फेंक देते। इस तरह के वायलेंस से ज़्यादा अच्छा बदला ये था कि उन्होंने उसे अपने जवाब से बदला लिया। So this was the line-to-line explanation of the chapter 1.2 on saying please. The meanings of all the difficult words are given so that you understand each and every word. I hope there are no doubts regarding the lesson. If you have any doubts, any difficulty, please comment in the comment section. Thank you. Keep watching.